आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड उसकी एनर्जेटिक्स। मतलब बेसिकली इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गैसेस का जो बिहेवियर है वो कुछ लॉ हमें उसके लिए पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ गिवन है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। सो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो प्रेशर के तो उसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ एंड गैल्यूसेक लॉ। ठीक है। तो अब ये दो लॉ, इनको देखो हम कैसे याद करेंगे। देखो बॉयल्स लॉ, इसको आपने ऐसे याद रखना है टीबी। ठीक है। मतलब कि टीबी बीमारी होती है ना, तो टीबी तो मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर तीन चीजें यूज होंगी इन लॉ में, तो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बचा क्या, वॉल्यूम और प्रेशर, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होंगे। यही है सिर्फ इनवर्सली वाला, बाकी तो डायरेक्टली वाले हैं। फिर नेक्स्ट में देखो चार्ल्स लॉ, इसको हम ऐसे याद रखेंगे पीसी मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा इसमें। अब प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दोनों डायरेक्टली हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में इसमें हमारे पास, अब देखो यहाँ टेम्परेचर था, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था, अब बचा क्या, वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी और बाकी दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है एवोगैड्रोस गैस लॉ। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और जो प्रेशर है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जो वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, क्योंकि एवोगैड्रो में क्या है, हम लोग मोल्स को ही तो देखते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये आइडियल गैस इक्वेशन डायरेक्ट पूछ ले अगर आपसे कि आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है। उसके बाद टी क्या है, टेम्परेचर, इसको हम केल्विन में लेते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट एसटीपी एंड एनटीपी क्या होते हैं। एसटीपी जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम एसटीपी बोलते हैं। देखो स्टैंडर्ड मतलब कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो फिक्स है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी एनटीपी। जो स्टैंडर्ड है मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारे पास एसटीपी है उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, तो एसटीपी फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम फिक्स होती है कितनी, 2.4 लीटर, और मिलीलीटर में ये हो जाएगी एमएल में। प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, या फिर इसको 760 mm ऑफ एचजी भी लिख सकते हैं, और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो ये पूछा जा सकता है कि एसटीपी की कंडीशन क्या क्या है, तो उसमें वॉल्यूम इतनी होती है, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर और टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम गैसेस को इंटरमिक्स करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी रिलेशनशिप एंड विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के इफेक्ट के, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इन अ गैस द मॉलिक्यूल आर फार सेपरेटेड एंड द एम्प्टी स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज। जो मॉलिक्यूल गैस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है। और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देयरफॉर द molecule of one gas can move into the empty space of the voids of other gases and vice versa। तो इसी को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बीच में जा रही हैं जिस खाली स्पेस में, तो क्या हो रहा है, गैस मिक्स हो रही है, तो वही बोला इन्होंने। तो ये होता है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर, क्या है यहाँ पे, रेट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है, गैसेस के डिफ्यूजन का जो रेट है, किस रेट पे वो डिफ्यूजन हो रही है,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, उनके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के, ठीक है। यानी R1 R2 जो है यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन है दो गैसेस का, एंड D1 D2 जो है यहाँ पे डेंसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है, R1 by R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 by D1 और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको हम M2 by M1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो मोलिकुलर मास है वो होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, ठीक है, 2 टाइम्स होता है वेपर डेंसिटी के, यानी 2D, और इस 2D को किस M के इक्वल लिख देंगे हम मोलिकुलर मास के, तो इसको हम M2 by M1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो याद रखना है R1 by R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 by D1 M2 by M1। इफ यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, तो उसकी स्मेल जो है वो स्प्रेड हो जाती है पूरे रूम में विद थोड़े से टाइम में ही। तो ये किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेसिकली क्या है कि जैसे हमने P1 P2 P3 प्रेशर लिया 3 नॉन रिएक्टिव गैसेस का जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती इन इनक्लोज सेपरेटली, तो इनका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, P के। टोटल प्रेशर क्या होगा, इन तीनों का सम, यही बोलता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देखो इफ इट स्टेट्स दैट इफ 2 और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, जो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ इन एनक्लोज्ड वेसल, ठीक है, अगर एक वेसल में गैस भर दी बट वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा गैसेस मिक्सचर का वो किसके इक्वल होगा, उनके पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा ईच गैसेस के, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये आपने बेसिकली इसमें याद रखना है कि P जो है वो पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होता है, और डाल्टन लॉ ग्राम्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। क्लियर है। तो ये मेरे पास था यहाँ पे बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स। तो बेसिकली अब हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट या एनर्जी, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो जब हीट या एनर्जी चेंज हो रही है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है या एक दूसरे में चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है विद द एनर्जी चेंज। एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और देयर आर मैनी टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग। देखो सिस्टम और सराउंडिंग क्या होती है। सिस्टम इट इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच एवरी चेंज टेक्स प्लेस। जैसे कि हम बात करें कि मेरे पास एक कप है, ठीक है, मेरे पास एक कप है, इसमें चाय है, गरम चाय, ठीक है, और ये मैंने ऐसे ही स्पेस पे रख दिया। अब मैं किस पे स्टडी कर रही हूँ, इस पे स्टडी कर रही हूँ क्योंकि ये गर्म है, और जब थोड़ी देर में क्या होएगा, इसकी हीट बाहर चली जाएगी सराउंडिंग में और ये ठंडा हो जाएगा। तो मैं किस पे स्टडी कर रही हूँ, इस पे स्टडी कर रही हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, सिस्टम, और इसके आसपास बाकी जो भी है उसको मैं क्या बोल दूंगी, सराउंडिंग, और ये क्या है, सिस्टम। तो बेसिकली जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, जो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, उसको तो बोलेंगे सिस्टम है, और उसके अलावा जो भी है बाकी सारा वो क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। इफ द केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ ग्लास ट्यूब, देन मटेरियल इन अ ट्यूब इन अ is the system while rest of the universe is surrounding, ठीक है। जैसे ग्लास वॉल ऑफ ट्यूब इज बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री कौन है, तो यहाँ पे ग्लास वॉल है। अब जो सिस्टम है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कप का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने इसको खुला रखा है, तो ये क्या हो गया, ओपन सिस्टम। फिर एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेसिकली 2 चीजें आपने याद रखनी है, एक होता है मास या फिर मैटर, और एक होता है एनर्जी, ठीक है। तो अगर मास और एनर्जी दोनों चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ओपन सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, मास या मैटर और एनर्जी तो चेंज हो ही रही है, क्योंकि पहले गर्म था, फिर ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। बट इसमें से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन सी हो रही है ना, पानी से भी तो जा रहा है बाहर, तो कुछ कम भी हो रहा है इसका,
तो इसलिए इसमें मैटर भी चेंज हो रहा है और इसमें हीट एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो इसको बोल देंगे ओपन सिस्टम। अगर सिर्फ एनर्जी चेंज हो बट मैटर चेंज ना हो तो उसको हम बोल देंगे कि क्लोज सिस्टम है। ठीक है, यानी जैसे ये कप है सेम, इसको मैं ढक के रख दूं किसी चीज से तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा थोड़ा ठंडा तो होना स्टार्ट हो जाएगा, बट उसमें से कुछ कम नहीं हो रहा क्योंकि अब इवेपोरेशन नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको ऊपर से ढक दिया। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तो मास ना फिर एनर्जी। ठीक है, तो जिसमें दोनों ही चेंज ना हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि आजकल वो आते हैं ना बोतल, मिल्टन की बोतल, जिसमें ठंडा चीज ठंडी रहती है और गर्म चीज गर्म रहती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? विच डू नॉट डिपेंड अपॉन आइदर द साइज ऑफ अ सिस्टम और क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन इट। जो कि साइज पे सिस्टम के, यानी जो हमारा सिस्टम है वो बड़ा है छोटा है कैसा है पता कोई मतलब नहीं है, और मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर जो उसमें प्रेजेंट है उस पे, अगर इन दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड किस पे करती है कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है उस पे डिपेंड करेगी, बट उसका साइज और मैटर पे डिपेंड नहीं करे तो उसको हम बोल देंगे कि वो इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जैसे प्रेशर और टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है इसमें हम सिर्फ ये क्या देखते हैं टेम्परेचर में कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है। अब हमें उससे ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि उसका साइज क्या है और या उसमें मैटर क्या है, ये नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ नेचर पे फर्क पड़ता है कि वो ठंडा है या गर्म है। तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सारे क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये आपको पता होने चाहिए, इनको याद कर लेना क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम्पल देके कि इनमें से बताओ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। फिर नेक्स्ट आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो डिपेंड करे क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास, वॉल्यूम, एनर्जी। मास में तो हम ऑब्वियस सी बात है यही देखेंगे ना कि कितनी क्वांटिटी है, कम होगी तो कम मास होगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा मास होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो जिसमें टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या होती है? जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉसिबल। जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट चेंज जो है वो हीट जो है वो एक्सचेंज ना हो तो उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। दैट इज द सिस्टम इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। जो सिस्टम है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड होता है तो उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक। आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे तो उसको हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसमें कोई भी हीट चेंज एक्सचेंज ना हो और इसमें प्रेशर कांस्टेंट। नेक्स्ट आइसोकोरिक। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, डेल्टा V0। फिर एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? When a system undergoes a series of changes and finally return to its initial position। देखो साइकिल, साइकिल क्या, किसी चीज को साइकिल क्या बोलते हैं? जो कि कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, जैसे फूड साइकिल, ये साइकिल, वो साइकिल, तो ये क्या होती है? जो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं उनको हम साइकिल बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे है कि सीरीज ऑफ चेंज मतलब वो फाइनली अगर अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाए, उसमें कितने भी चेंज कर लो बट वो फिर से दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या होगी? साइक्लिक प्रोसेस होगी। देर इज नो चेंज इन एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। इसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता। अगर आपको बोल दे कि साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है, यानी डेल्टा ई उसमें 0 होगा। फिर एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब जिसको हम रिवर्स कर सकें। ठीक है, अब प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इन केस इट इज कैरिड आउट infinitely slowly so that all changes occur in a direct process can be exactly reversed and the system and surrounding remain in state of equilibrium at the stage of process। so basically reversible यानी जिसको हम रिवर्स कर सके प्रोसेस को। ठीक है, और इरिवर्सिबल जो कि प्रोसेस एक बार हो गई तो हो गई, उसको हम दोबारा से
रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होती है, तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन द हीट दैट accompanies a chemical reaction represented by a balanced chemical equation is called heat of reaction। तो ये रिएक्शन आपको दे रखी है, देखो C+O2 क्या बना रहा है? CO2, और इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू है वो इतनी है, यानी जो ये बता दे कि किसी केमिकल रिएक्शन। सो नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब होता है जो हीट रिलीज करे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हुई और होने के बाद उसमें से कुछ हीट रिलीज हुई, तो उसको हम बोल देंगे कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेंज इन हीट जो है उसमें नेगेटिव होता है, यानी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। जो ये डेल्टा साइन होता है ये क्या बताता है कि चेंज होना किसी चीज में। तो डेल्टा एच मतलब किसमें चेंज हो रहा है? हीट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन है, जैसे C+O2 हमें दे रहा है CO2, तो इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो 393.5 है, और यहाँ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब जैसे यहाँ पे है एंडोथर्मिक में, तो यहाँ पे क्या है? जब हीट एब्जॉर्ब हो रिएक्शन में, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। अब देखो रिएक्शन दे दिया आपको कोई भी, और उसमें आपसे पूछ ले कि बताओ प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो हम एच की वैल्यू देखेंगे उसमें, अगर नेगेटिव है तो मतलब एक्सोथर्मिक है, और पॉजिटिव है तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसे हम देख के पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस। तो हमारे पास अलग अलग तरह की हीट ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन मतलब कुछ चीज बन रही है, तो बनते हुए जो हीट में चेंज आ रहा है मतलब वो क्या हो गया? हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया। देखो द हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, किससे बन रहा है? फ्रॉम इट्स कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे C+H2 बना CH4, और ये डेल्टा HF, यहाँ से छोटा सा f क्या बता रहा है ये कि ये क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे डेल्टा HC लिखा है, तो C क्या बता रहा है यहाँ पे? कंबशन को, ठीक है। तो ये मेरे पास होते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या है? हीट चेंज ड्यूरिंग कंबशन, जब कंबशन होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का एक्सेस में ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो उसको बोल देते हैं हीट ऑफ कंबशन। फॉर्मेशन हुआ तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन हुआ तो हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल्स। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी फूड या फ्यूल पूरी तरह से बर्न हो, ठीक है। कंबशन मतलब यही होता है ना, बर्न होना, और या ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी उसकी, किसकी? फूड की और फ्यूल की, ठीक है। मतलब जब वो 1 ग्राम बर्न हो गया तो उसमें से कितनी हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकली, तो उसको हम बोल देंगे कि उसकी एफिशिएंसी है। जितनी ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही बेटर उसका फूड और फ्यूल होगा अंडर कंसिडरेशन। जैसे कैलोरीफिकेशन वैल्यू वुड की है इतनी, ठीक है, और कैलोरीफिकेशन वैल्यू है चारकोल की 33, तो दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसकी है? कैलोरीफिक वैल्यू चारकोल की है, ठीक है। तो इसलिए ये एक बेटर फूड और फ्यूल है अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो चारकोल इज अ बेटर फ्यूल देन फूड, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा है। नेक्स्ट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइज हो जाना किसी चीज का, मतलब कि कितना हीट में चेंज आ रहा है जब 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड और 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम बेस जब प्रेजेंट हो किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर,
टू न्यूट्रलाइज, जब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट वीक एसिड और वीक बेस के केस में न्यूट्रलाइजेशन जो है वो लेस देन 57.1 किलो जूल होती है। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सपेंडेड टू आयन, कुछ जो हीट है वो किस में एक्सपेंड हो जाती है, आयोनिक में, आयोनाइज वीक, कुछ वीक को आयोनाइज कर देती है और कुछ वीक बेस और बोथ दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है हीट ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है? हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है? जब हीट में चेंज आना, कब? व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम डिसोल्व करें एक्सेस, लार्ज एक्सेस ऑफ सोलवेंट में, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसको दैट इज फर्दर एडिशन और सोलवेंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोर हीट। मतलब जब हम डिसोल्व कर रहे हैं तो हीट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि डिसोल्व होके ही वो सोल्यूशन बनता है ना, किसी भी सब्सटेंस को डिसोल्व करना एक्सेस अमाउंट ऑफ सोलवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? चेंज इन हीट, जब 1 मोल ऑफ एन एनहाइड्रस सोल्ट चेंज हो जाए किसमें? हाइड्रेटेड सोल्ट में, बाय कंबाइनिंग विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली एनहाइड्रस सोल्ट, मतलब एनहाइड्रस क्या है? यानी उसमें वो हाइड्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो जब एक एनहाइड्रस सोल्ट हाइड्रेटेड सोल्ट में चेंज हो जाए, कैसे? किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन होके, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे CuSO4 है, अब ये अनहाइड्रेटेड है, बट जब ये वाटर के साथ कंबाइन होके CuSO4.5H2O बनाया, तो अब ये क्या बन गया? एक हाइड्रेटेड सोल्ट बना दिया इसने। ठीक है, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये है, तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, सो बेसिकली देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसमें फॉर्मेशन हो रही थी, कंबशन जिसमें कंबशन हो रही थी, न्यूट्रलाइजेशन जिसमें वाटर में जाके न्यूट्रलाइज हो रहे थे, सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट को ऐड करके, एक्सेस सोलवेंट में सोल्यूट को ऐड करके तो सॉल्यूशन बन रहा था, और हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसमें कंबाइन होके हाइड्रेटेड सोल्ट बना है। ठीक है, फिर एक लॉ है यहाँ पे, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है? देखो, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 1 स्टेप और इन मोर देन 1 स्टेप, तो जो चेंज इन हीट है वो सेम रहता है, विल बी आइडेंटिकल। मतलब कि किसी भी, या तो किसी चीज को एक बार में कर दो या इसको आधा आधा करके कर दो, पर जो एंड रिजल्ट है वो सेम ही आना है। ठीक है, तो बेसिकली उसको हम हेस लॉ बोलते हैं। जैसे कि A और B है, ठीक है, और एक C पॉइंट है, तो एक तो हम A से B में डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है, डेल्टा H, या फिर एक हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले A से C गए, फिर C से B गए, तब बना, यानी यहां से हो गया डेल्टा H1, यहां से हो गया डेल्टा H2, दोनों को ऐड करके आना तो डेल्टा H ही है। ठीक है, तो या तो उसको डायरेक्टली कर लो या इनडायरेक्टली कर लो, बेसिकली ये लोग कहता है। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, डेल्टा H जो है वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होता है, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड टू अ गैस। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? जब हम 1 ग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेसिकली वेपर बन रही है, वेपर कैसे बन रही है? लिक्विड को जब गैस में चेंज कर देंगे, और उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए तो मतलब उसको लेटेंट हीट बोल देंगे। फिर फ्यूजन में क्या होगा? कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए, किसके लिए? सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से वेपर बनेगा, वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 8th पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में।